वेलकम क्लास। मैं डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। मैं आपको जूलॉजी का आपका जो सेकंड पेपर है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वो पढ़ाऊंगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, और पिछले साल भी आपने फर्स्ट ईयर में ये देखा है कि पूरा साल हमारा कोविड की वजह से इसी तरह से ऑनलाइन मोड में हमारी जो टीचिंग है वो चल रही थी। और इसी प्रकार से हम इस साल भी, जब तक हमारे कॉलेज में क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं, तब तक हम इस प्रकार से स्टडी करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस पर ये वीडियो के फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा, और कुछ असाइनमेंट जो होगा इसका वो भी आपको दिया जाएगा। और मैंने एक गूगल क्लासरूम भी बना रखा है, उसका मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके ऊपर भी आप बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे आपको, और उसके साथ कुछ असाइनमेंट जो है वो भी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं उसको, और उसकी मार्किंग भी आपकी ऑनलाइन हो सकती है। तो फिजियोलॉजी में आज हम पाचन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जब हम फिजियोलॉजी या कार्यकी की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब है, कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो कार्यकी में हम हमारे शरीर में, या हम कहें कि प्राणी के शरीर में होने वाली विभिन्न कार्यकीय गतिविधियों का अध्ययन वहां पर करते हैं। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी प्रोसेसेस, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्यकीय क्रियाएं जो हो रही हैं उनका अध्ययन कार्यकी कहलाता है। जैसे हम बात करें पाचन की कार्यकी के बारे में, तो पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, पाचन क्या है, इसमें क्या क्या जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से अंग जो है वो हमारे इसके अंदर भाग लेते हैं। पहले आपने ये पढ़ा हुआ है कि अंग तंत्र जो है वो होते हैं। जैसे अगर हम संगठन के स्तर की बात करें तो कोशिका, फिर ऊतक से मिलकर के अंग, अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनते हैं। तो एक कार्यकीय जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें कई अंग जो हैं वो मिलकर के भाग लेते हैं, उनको हम अंग तंत्र कहते हैं। तो जैसे पाचन की प्रक्रिया है, इस पाचन की प्रक्रिया में जो भी अंग मिलकर के भाग लेंगे उनको हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। तो पाचन के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो भोजन। पाचन किसका होगा, जो भी भोजन हम करते हैं, इनटेक ऑफ फूड हमारा जो होता है उसका पाचन वहां पर होता है। तो भोजन हम क्यों लेते हैं, सवाल ये आता है। तो भोजन जो है वो प्रत्येक जीवित तंत्र को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीवित तंत्र जो है वो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन और जल के अलावा भोजन की आवश्यकता ये होती है प्रत्येक शरीर को। अब ये भोजन हमारे शरीर में काम क्या करता है, एक तो हम समझ गए कि भाई हाँ, ऊर्जा के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भोजन लेना पड़ेगा जो कि हमें ऊर्जा देगा। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे शरीर की वृद्धि करवाता है। जैसा आपने देखा होगा कि पहले आप छोटे बच्चे थे, उसके बाद आप धीरे धीरे आप में ग्रोथ हुई है, तो आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो टिश्यू डैमेज होता है उसकी मरम्मत के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो हम बात करें अगर कि न्यूट्रिशन या पोषण जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, खाद्य पदार्थ क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन क्या चीज है। तो भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर में जाने पर शारीरिक ऊतकों, उसका पाचन होगा, और शारीरिक ऊतकों से अवशोषित करने पर ये जीव को बिना हानि पहुंचाए उसको 3 क्रियाएं ये उसके अंदर करता है। एक तो ऊर्जा देता है, दूसरा ग्रोथ और ऊतकों की मरम्मत करता है, और तीसरा
जो हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए ये कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो एक बार हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो ऊर्जा देता है, दूसरा शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण करवाता है, और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, मरम्मत करता है और ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ में इसके अलावा जैसे कुछ हार्मोन्स और एंजाइम हैं, इनके प्रिकर्सर भी हमें भोजन के रूप में वहां पर मिलते हैं। और भोजन के साथ में आगे हम बात करेंगे कि भोजन के अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें विटामिन और मिनरल्स ये लेता है। अब प्राणियों में जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन ये कहलाएगा। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा आपका, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होगा, जो कि खुद का फूड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो आपके प्लांट्स आ जाएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा, कुछ प्राणी जो हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, रासायनिक स्वपोषी, जो कि अपना भोजन जो है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास हो गया आपका, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया। दूसरे प्रकार का जो पोषण है वो कहलाता है हेटेरोट्रोपिक या विषम पोषी, जो कि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अपने शरीर के अंदर लेते हैं और स्वयं अपने भोजन का निर्माण वो नहीं करवाते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, एक होलोट्रोपिक या होलोजोइक प्राणी संभोजी इसको कहा जाता है। और ये जो जितने भी सजीव प्राणी आप देखते हैं, एनिमल्स आप देखते हैं, ये भोजन जो है वो बाहर से लेते हैं, तो ये होलोट्रोपिक हो गया, अपने शरीर के अंदर भोजन लेंगे। और दूसरे प्रकार होता है वो होता है सेप्रोट्रोपिक या सेप्रोबायोटिक, मृतोपजीवी जिनको हम कहते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उससे अपना भोजन जो है ये लेते हैं। किस प्रकार से, कि ये अपने शरीर से कुछ सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं और उससे ये भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। बाद में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक होता है आपका पैरासाइट। पैरासाइट वो हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे, जिनको परजीवी कहते हैं, जो कि अपने होस्ट या पोषक के शरीर से भोजन जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये हेटेरोट्रोपिक के तीन प्रकार हो गए, होलोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक। फिर आ जाते हैं मिक्सोट्रोपिक में। तो ये ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना की बात हम वहां पर करते हैं कि वो उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो भोजन स्वयं भी बना सकता है, और उसके अलावा वो प्राणी संभोजी यानी भोजन जो है पार्टिकल के रूप में अपने शरीर के अंदर भी ले सकता है। इनके बारे में और बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें हर्बीवोरस शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है, या ओमनिवोर हो सकता है, या जैसे इंसेक्टिवोर्स, सैंग्विवोर्स, जैसे कि लीच जो है या जूं जो है वो शरीर से रक्त जो है वो लेती है, या स्कैवेंजर्स होते हैं। तो ये काफी डिटेल में हम इसको ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो आपके कोर्स में जितनी चीजें आएगी उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी तरह से कैनाबिलिस होते हैं जो कि स्वयं की जाति के प्राणियों को खाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, कुछ फिश हो गई, जैसे आपने सुना है कि छोटी मछली को बड़ी मछली जो है वो खा जाती है। इसी तरह से डेट्राइटस, जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, एनिमल हैं, अर्थवर्म हैं जैसे, है ना। फिर कॉप्रोफेगस हैं जैसे, जो कि जिनको विष्ठाभोजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका रेबिट हो गया। इसी तरह से लार्विवोरस, जो कि लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, जैसे गेम्बूसिया फिश, आपने पहले इसका नाम सुना हुआ है। या जैसे फ्रूगीवोरस, जो केवल फूड जो है वो लेते हैं। ब्लड सकिंग, फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इस पर आ जाते हैं हम यहाँ पर, कि जो भोजन हम ले रहे हैं, भोजन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के अवयवों की अगर हम बात करें तो इसमें
मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट जिनको हम वसा कहते हैं, और प्रोटीन, ये 3 मुख्य भाग हैं इसके। इसके अलावा वाटर, विटामिन और मिनरल्स, जल, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा एक और सब्सटेंस है जिसको कि हम रफेज कहते हैं, जो कि हमें ऊर्जा तो नहीं देता है लेकिन हमारे पाचन तंत्र के नियमन का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट नाम से स्पष्ट है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इसके अंदर 2 चीजें होंगी, जल और कार्बन। रासायनिक रूप से अगर हम देखें इसको कि एलिमेंट कौन कौन से तत्व जो हैं जिनसे मिलकर के ये बना होता है, तो मुख्य रूप से इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कुछ बाद में हम बात करेंगे कि इसके अलावा भी नाइट्रोजन भी हो सकती है उसके अंदर, इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सामान्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के और बने हुए होते हैं, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में ये पाया जाता है। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2, CnH हम इसको बता सकते हैं। इसके जो स्पेसिफिक फीचर हैं कि इसका अमाउंट, जो स्टोरेज अमाउंट कितना होता है, 900 ग्राम होता है अप्रोक्सीमेटली। स्टोरेज साइट जो है वो लीवर और मसल होती है, और लगभग हमें 500 ग्राम जो है वो इसके अंदर चाहिए, ये होता है। सोर्स क्या है इसका? चीप सीरियल्स, जैसे आपका चावल, गेहूं, मक्का, कुछ मात्रा में दालों में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, पोटैटो, आलू, फ्रूट, शुगर केन, मिल्क, हनी, शुगर, ये होते हैं। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये 4.1 किलो कैलोरी होती है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू इसकी 4.0 कैलोरी जो है वो होती है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फंक्शंस में थोड़ा बाद में आएंगे हम यहाँ पर, और पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये जल, खनिज लवण, विटामिन वगैरह, ये सब चीजें आपकी इसके साथ में यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, इसके बारे में हम और बात करेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो उनकी कुछ लक्षण और विशेषताएं जो है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। इसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक मोनोसेकेराइड, जो कि सिंपल शुगर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें केवल एक सेकेराइड का अणु होता है और 3 से लगभग 10 कार्बन के परमाणु होते हैं। इनका हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं रह पाएगी, तो इनका जल अपघटन नहीं होता है। अब इनके जो नाम हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, कि अगर मान लीजिए कि हम अगर कहें कि इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, मोनोसेकेराइड अगर हम दें यहाँ पर, तो मोनोसेकेराइड जो है वो सिंपल शुगर होता है। तो कार्बन अगर उसके अंदर, कार्बन का नंबर अगर 3 है, 3 कार्बन अगर उसके अंदर होते हैं तो इसको हम ट्रायोज कहते हैं। ट्रायोज। और 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज, और 6 होंगे तो उसको हेक्सोज कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह से दूसरा होता है आपका ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। 2 से लेकर के और 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसका जब जल अपघटन किया जाता है तब इनसे हमें मोनोसेकेराइड जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि 2 मोनोसेकेराइड जो हैं वो अगर जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कहा जाता है, या ये जो रिएक्शन होती है ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो ओलिगोसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड हैं उसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। जैसे अगर हमने कहा है कि 2 हैं, 2 अगर उसके अंदर हैं तो इसको हम डाइसेकेराइड,
सेकेराइड। डाइसेकेराइड इनको कहा जाता है। दो अगर होंगे तो इनको डाइसेकेराइड कहा जाता है। अगर तीन होंगे तो ट्राइसेकेराइड, चार होंगे तो टेट्रासेकेराइड इनको कहा जाता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है इसकी वो है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या होते हैं, इसको अगर हम देखें, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें 10 से अधिक जो हैं वो मोनोसेकेराइड यूनिट जो हैं वो पाए जाते हैं। और इनको हम, इनका जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वो होगा C6H10 और O, जो कि हमने कहा था कि ये तीनों चीजें इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर पाई जाती है। C6H10O5 और N, यानी ऐसी कई इसके अंदर श्रृंखलाएं के रूप में ये पाया जा सकता है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है C6H10O5N। ओके। अब अगर इसके अंदर मोनोसेकेराइड जो है वो एक ही, ये दो प्रकार का होता है। अगर इसके अंदर सभी मोनोसेकेराइड यूनिट एक तरह की बनी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड। और अगर अलग अलग तरह के हैं तो विषम पॉलीसेकेराइड या हेट्रोपॉलीसेकेराइड उसको कहा जाता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड ये हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका होमोपॉलीसेकेराइड में हो गया आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, सेलुलोज हो जाएगा। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब उसमें अगर अलग प्रकार की हैं तो जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, हिपेरिन वगैरह ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम अगर इसके वो देखें कि लक्षणों की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, तो मोनोसेकेराइड वाला बता दिया मैंने, डाइसेकेराइड बता दिया आपका। काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, जैसे बता रहा था मैं आपको कि ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड टाइप का हो जाएगा। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काइटिन जो है उसका यूनिट जो है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। हमारा फूड जो है वो मुख्य भाग इसका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो दो इसके बेसिक फंक्शन हैं। एक तो ये जीव द्रव्य के मूल घटकों का निर्माण जो है करता है, करने के लिए हमें कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है, यानी कार्बन का ढांचा जो देता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। ओके। और दूसरा ऊर्जा जो है वो देता है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा हमें देता है। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 60% जो है वो हम इसके कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी मैंने आपको इसकी, और जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है वो 4.0 किलो कैलोरी इसकी होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को अगर हम डिटेल में देखें तो जैसे राइबोज शुगर है, जैसे पेंटोज शुगर हो गई, ये आरएनए के अंदर पाई जाती है। कोएंजाइम जैसे एनएडी और एफएडी हैं, ये अपने रेस्पिरेशन में लोअर क्लासेज में भी पढ़े हैं, 12th क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में। निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवो एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से ये काम में आते हैं। इसी तरह से जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है, और राइबोज शुगर जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से गैलेक्टोज जो है वो आपका मेडुलरी शीथ के अंदर पाया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, रिजर्व फूड के रूप में ये काम हमारे शरीर के अंदर करते हैं। पॉलीसेकेराइड पर आ जाएं अगर हम, तो पॉलीसेकेराइड जो है एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये आपका, जैसे सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, इनके बारे में बताया था मैंने आपको, और काइटिन हो गया। इसी तरह से हिपेरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर धमनियों और शिराओं में रक्त को जमने से रोकता है। इसी तरह से हाइलुरोनिक एसिड जो है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड के रूप में काम करता है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे घुटने हो गया, हमारा जितने भी जॉइंट हैं, लिम्ब बोन्स हो गई, उनके अंदर ये
और एंटीजन ए, बी और RH फैक्टर, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के ये होते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे और डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अमीनो एसिड के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इसी तरह से सेलुलोज जो है वो रफेज की फॉर्म में, जैसा मैं आपको कंपोनेंट बता रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जनरली हम इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये 6 ही कंपोनेंट ज्यादातर हम बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन 7वां जो कंपोनेंट है वो है रफेज, जो कि रेशे होते हैं, जो कि पाचन जिनका नहीं होता है, लेकिन ये आपका जो भोजन जब आंत में आगे बढ़ता है, हमारी पाचन तंत्र में आगे बढ़ता है, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन में ये मदद हमारी करता है। ठीक है। दूसरा जो भाग आ जाता है इसके अंदर वो है आपका लिपिड और फैट। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे, तो इसको आप पढ़ना और इसके बारे में हम डिटेल से और आगे बात करेंगे।